एपिसोड 46। दोपहर का समय नियति घर में अंश के साथ खेल रही होती हैं और मिताली किसी मैगजीन को पढ़ रही होती हैं। तभी नियति को याद आता है कि पीहू जब उससे पहली बार मिली थी तब उसने क्या कहा था। ये याद कर वो मिताली को देखकर बोली, माँ पीहू का बर्थडे कब है? पीहू ने बोली थी कि उसका जन्मदिन बस आने ही वाला है। इस पर मिताली अपनी मैगजीन बंद करते हुए बोली, पीहू का बर्थडे तो कल है। इस पर नियति बोली, अच्छा हुआ माँ जो आपने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं था। इस पर मिताली बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें याद नहीं भी होता तो पीहू तुमसे नाराज नहीं होती। इस पर नियति बस मुस्कुरा देती हैं और उन्हें देखकर बोली, माँ मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं ही ड्राइवर के साथ जाकर पीहू को स्कूल से ले आऊं। इस पर मिताली मुस्कुराते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है। उनकी बात सुनकर नियति मुस्कुराने लगती हैं और अंश को देखकर बोली, चलो अंश बेटा अब आप आराम करो, मम्मा को स्कूल जाना है, आपकी दीदी को लेने। इस पर अंश को भले समझ कुछ ना आए पर वो मुस्कुरा देता है और नियति भी उसे सुलाने लगती हैं। वही आदर्श जो अपने लैपटॉप पर नियति और अंश को ऐसे खेलते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है, तो वही नियति की बात सुनकर उसकी स्माइल बड़ी हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोला, आपने बिल्कुल सही कहा था मोम, जो प्यार मुझे अपनी पसंद की लड़की से नहीं मिला वो प्यार मुझे शायद नियति से मिल जाए और नियति और मुझे जल्दी ही एक दूसरे से प्यार भी हो जाए। सोचते हुए ही उसकी मुस्कान बड़ी हो जाती है। पीहू का स्कूल। जब पीहू के स्कूल की छुट्टी होती है तो वो गेट के पास आकर अपने ड्राइवर के आने का इंतजार करने लगती हैं। तभी उसकी नजर गेट के पास ही खड़ी अपनी मोम पर जाती है, जो सारे बच्चों के बीच में उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं। जिसे इस तरह अपने लिए आई देखकर पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो जोर से चिल्लाई मोम और दौड़ते हुए नियति के तरफ जाने लगती हैं। वहीं जब नियति भी ऐसे अपने तरफ भागते हुए पीहू को आते देखती हैं, तो वो भी अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपनी दोनों बाहों को फैला देती हैं, जिसे देखकर पीहू उसमें जाकर समा जाती हैं। वहीं सारे बच्चे पीहू और नियति को ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं नियति पीहू को खुद से अलग कर उसके माथे पर किस कर बोली, मोम ने पीहू को मिस किया क्या? पीहू ने भी मोम को मिस किया। इस पर पीहू बोली जोर से हाँ। मैं अपना सिर हिलाकर बोली, यस मोम। पीहू ने भी मोम को बहुत मिस किया। इतना बोलकर वो नियति के गाल पर किस कर देती हैं। वही पीहू की फ्रेंड उसके पास आकर बोली, पीहू क्या ये तुम्हारी मोम है? इस पर पीहू खुश होकर बोली, हाँ ये मेरी मोम है और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना बोलकर वो अपनी मोम का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में लेकर बैठ जाती है और गाड़ी के अंदर वो उसे आज पूरे दिन भर की बातें बताने लगती हैं, जिन्हें सुनकर नियति मुस्कुराए जा रही होती हैं। वही जब परी के स्कूल की छुट्टी होती है तो उसे लेने उसकी बूढ़ी नैनी आती हैं, जिसे देखकर वो उदास हो जाती हैं और अपने मन में बोली, मम्मा हमेशा खुद मुझे लेने स्कूल आया करती थी, चाहे वो कितनी भी बिजी क्यों ना हो, मगर यहाँ पर तो ना दादी मुझ पर ध्यान देती हैं, ना ही डैडी। ऐसा लगता है जैसे दोनों को मुझसे प्यार ही ना हो। ये सब सोचते हुए ही वो अपनी नैनी के साथ गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। वही रात का समय जब आदर्श की गाड़ी रुकने की आवाज आती है तो नियति जाकर डोर खोल देती हैं और जैसे ही आदर्श की नजर नियति पर जाती है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और दोनों ही फिर अंदर आ जाते हैं। पीहू आदर्श को देख उसके पास जाकर उसके पैरों से लिपट जाती हैं, जिसे देखकर आदर्श उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके गाल पर किस कर लेता है। ये देखकर पीहू भी उसके गाल पर किस करके बोली, डैड आपको पता है आज मोम मुझे स्कूल लेने आई थी और अब मेरे सारे फ्रेंड को पता चल गया है कि मेरे पास भी इतनी प्यारी और अच्छी मोम है। पीहू की बात सुनकर आदर्श मुस्कुरा देता है और सोफे पर आकर बैठ जाता है। तभी नियति उसके लिए एक ट्रे में पानी और कॉफी का एक कप लेकर आती हैं और उसके सामने रखे टेबल पर रख देती हैं, जिसे देखकर आदर्श एक प्यारी सी मुस्कान के साथ नियति को थैंक यू बोलता है तो नियति भी मुस्कुरा देती है। फिर आदर्श जैसे ही कॉफी का एक सिप लेता है, नियति उसे देखने लगती हैं, जैसे पूछ रही हो कि कॉफी कैसी बनी हो। आदर्श नियति के मन की बात समझकर उसे देखकर बोला, काफी अच्छी बनी है, जिसे सुनकर नियति खुश हो जाती है।
रात के समय सारे लोग खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं और नियति भी पीहू और अंश को अपने साथ अपने ही रूम में ले आती हैं। वही जब आदर्श दोनों बच्चों को नियति के साथ देखता है तो वो उसे ही देखने लगता है। ये देखकर नियति बोली, मुझे ऐसे अकेले इतने बड़े बेड में सोने की आदत नहीं है, इसलिए मैं दोनों बच्चों को अपने साथ ले आई, और वैसे भी अंश अभी बहुत छोटा है तो उसे अपनी मम्मा के साथ ही सोना चाहिए। नियति की बात सुनकर आदर्श मुस्कुराकर बोला, वैसे मैंने तुम्हें मना नहीं किया कि तुम हमारे बच्चों को हमारे रूम में नहीं ला सकती हो। फिर वो नियति के पास आकर बोला, वैसे ये जितना मेरा रूम है उतना ही तुम्हारा भी है। आदर्श की बात पर नियति बस हल्का सा हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। तभी उसे अपने कपड़ों पर कुछ गिला लगता है तो वो देखने लगती हैं। तभी पीहू हंसते हुए बोली, मोम, अंश ने आपके कपड़ों पर सुसु कर दिया है। पीहू की बात सुनकर नियति बोली, कोई बात नहीं बेटा, भाई अभी छोटा है ना, इसलिए सुसु करता है। जब आपके जैसे बड़ा हो जाएगा तब सुसु नहीं करेगा। तभी आदर्श नियति को देखकर बोला, तुम चेंज कर लो, मैं अंश की नेपी चेंज कर देता हूँ। आदर्श की बात सुनकर नियति उसे मना करते हुए बोली, नहीं, हम चेंज कर देते हैं। बोलते हुए वो अंश को बेड पर लिटा देती है और उसकी नेपी चेंज कर देती हैं और उसे सुलाने लगती हैं। वही आदर्श उसे देखकर बोला, तुम्हें गिला नहीं लग रहा जो तुमने चेंज नहीं किया? इस पर नियति बोली, नहीं, हमें उतना गिला नहीं लग रहा है, पहले हम इसे सुला देते हैं फिर चेंज कर लेंगे। बोलते हुए वो उसे थपकी देकर सुलाने लगती हैं और कुछ ही देर में अंश सो जाता है तो नियति उसे बेड पर ही लिटाकर अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती हैं। वही आदर्श सोचने लगता है कि मोनिका के कपड़ों में एक बार किसी छोटे बच्चे से जरा सा पानी क्या गिर गया था तो मोनिका ने उस पर हाथ तक उठा दी थी, और यहाँ नियति सुसु करने पर भी उसने बुरा नहीं मानी, ना ही एक पल के लिए भी अंश को खुद से दूर रखने की कोशिश की। वो जितना भी नियति के बारे में सोचता उसे नियति उतनी ही अच्छी लगने लगती हैं। फिर नियति वापस आकर अंश को और पीहू दोनों को अच्छे से सुला देती है। ये देखकर आदर्श बोला, तुम अंश को पालने में क्यों नहीं सुला देती हैं? आदर्श की बात सुनकर नियति बोली, अंश अभी बस 3 महीने का ही है। आदर्श जी, उसे ऐसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, और उसे रात में कभी भी भूख लग सकती है या वो रात में डर भी सकता है। अकेले सोने पर उसे अपनी मम्मा के पास ही सोना चाहिए। इतना बोलकर वो उन तीनों के ऊपर ब्लैंकेट लेकर सो जाती है और आदर्श भी उन तीनों को देखकर मुस्कुरा देता है और खुद भी सोफे पर जाकर लेट जाता है। एपिसोड 47। नियति दोनों बच्चों को अपने साथ लिए सो रही होती है। तभी करीब रात के 12 बजे ही अंश उठ जाता है और उठकर वो रोने लगता है, और अंश के उठकर रोने से नियति की भी आंखें खुल जाती है और वो अंश को ऐसे रोते हुए देखकर जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेती हैं ताकि उसकी आवाज सुनकर पीहू ना जाग जाए। इसलिए वो जल्दी से अंश को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगाकर शांत करवाने लगती हैं। पर अंश शांत ही नहीं होता है और वो बार बार अपने नन्हे से हाथों से नियति के कपड़ों को खींच रहा होता है। साथ ही नियति के कपड़ों पर ही अपना मुंह लगाकर वहां पर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर नियति समझ जाती है कि अंश को भूख लगी होगी। फिर वो पहले तो अंश की नेपी चेंज करती हैं, जो उसने गीली कर दिया होता है। फिर वो एक नजर सोती हुई पीहू को देखती हैं और एक नजर रोते हुए अंश को, फिर उसे अपने साथ लेकर उस रूम से बाहर निकल जाती है। वही उसके जाने के बाद आदर्श की भी नींद अंश की आवाज सुनकर खुल जाती है तो वो सोफे पर बैठकर बेड की तरफ देखता है जहां पर बस पीहू ही होती हैं। ये देखकर आदर्श समझ जाता है कि नियति जरूर उसे बाहर लेकर गई होगी ताकि पीहू की नींद ना टूटे। ये देखकर वो भी रूम से बाहर निकल जाता है। वही नियति अंश को अपनी गोद में लिए उसे शांत कराते हुए ही किचन में आ जाती है। फिर वो अंश को बेसे ही पकड़े फ्रिज से दूध निकलती हैं और उसे गैस पर गर्म होने रख देती हैं। साथ ही अंश से बातें भी करती है। अरे अरे मेरा छोटू सा अंश बेटा, आपको भूख लगी है? मम्मा अभी दूध गर्म करती हैं, फिर वो आपको पिलाएगी, तब तक आप शांत हो जाओ बेटा। आप तो अपनी मम्मा के प्यारे से बेटे हो ना, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? ऐसे ही वो उससे बातें करती है। तभी वहाँ पर आदर्श भी आ जाता है और नियति को ऐसे अंश के साथ बातें करते हुए देखकर उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो भी नियति के पास आ जाता है। फिर वो नियति से बोला, लाओ
तुम इसे मुझे दे दो, मैं शांत करवाता हूँ। बोलते हुए वो अंश को लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। ये देखकर नियति उसे बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो आदर्श जी? अगर पीहू जाग गई और उसने खुद को अकेला पाई तो वो भी रोने लगेगी। आप जाइए आदर्श जी, हम दूध गर्म करके आ जाएंगे। बोलते हुए वो गैस बंद कर देती हैं। ये देखकर आदर्श बोला, अच्छा तुम ऊपर रूम में जाओ, मैं इसे बोतल में भर कर लाता हूँ। और देखो अंश भी अभी शांत हो गया है। आदर्श की बात सुनकर नियति बोली, क्या आप ये कर लेंगे? इस पर आदर्श बोला, हाँ मुझे पता है, जब पीहू छोटी थी तब भी मैं उसे ऐसे ही बोतल से दूध पिलाया करता था। आदर्श की बात सुनकर नियति को पीहू के लिए काफी बुरा लगता है कि किस तरह की माँ होगी वो, जिसने जन्म देने के बाद ही अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर चली गई। यही सोचकर वो वहां से ऊपर चली जाती है। और जैसा कि उसने सोची थी, पीहू जाग चुकी थी और उसने अपना चेहरा ऐसा बना रखा था जैसे वो किसी भी पल बस रोने ही वाली थी। ये देखकर नियति उसके पास बेड पर चली जाती है और बोली, क्या हुआ पीहू बेटा, आप उठ क्यों गए? इस पर पीहू नियति की गोद में अंश को देखकर बोली, मोमा आप मुझे छोड़कर नहीं गई थी ना, आप अंश को खाना खिलाने ही गई थी ना। पीहू की बात सुनकर नियति प्यार से पीहू के सर को एक हाथ से सहलाते हुए बोली, हाँ बेटा, आपकी मोम आपको छोड़कर कहीं नहीं गई थी, वो तो छोटे भाई के लिए उनका खाना गर्म करने गई थी। नियति की बात सुनकर पीहू हाँ में अपना सर हिला देती हैं। ये देखकर नियति बोली, अब आप सो जाओ बेटा, आपकी मोम यहीं पर है, वो कहीं नहीं जाएगी आपको छोड़कर। बोलते हुए वो उसका सर सहलाती है, जिसे देखकर अच्छे बच्चों की तरह ही पीहू भी सो जाती है। वहीं नियति अंश को देखती है, जो कब से नियति के कपड़ों पर ही अपना मुंह लगाए उसे गिला कर दिया होता है। ये देखकर नियति उसे अपनी गोद में रखते हुए बोली, बस थोड़ी देर बेटा, आपके पापा अभी आते ही होंगे। बोलते हुए वो उसके माथे को चूम लेती हैं। तभी आदर्श भी आ जाता है और वो नियति के हाथ में दूध की बोतल देते हुए बोला, क्या पीहू जाग गई थी? इस पर नियति उसके हाथ से बोतल लेते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती हैं और फिर वो अंश को दूध पिलाने लगती हैं। वही आदर्श भी उसके ही पास साइड में बैठ जाता है और नियति को देखकर बोला, तुम अंश को मुझे क्यों नहीं दे देती? वैसे भी तुम्हारी नींद खराब हो गई है और अब तुम सो जाओ। आदर्श की बात सुनकर नियति उसे देखकर बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हो आदर्श जी, हमारी कोई नींद खराब नहीं हुई है और अंश अभी छोटा है तो वो और कुछ महीने ऐसे ही रात भर जागा करेगा और दिन में सोया। क्योंकि परी भी जब हुई थी ना, वो भी मुझे ऐसे ही सारी रात जगाया करती थी और कभी कभी तो मुझे रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक जागना पड़ता था। बोलते हुए वो थोड़ी उदास हो जाती है और फिर से उसे परी की याद आ जाती है, जिसे याद कर वो बोली, पता नहीं मेरी बेटी कैसे रहती होगी वहां पर। सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती है, जिसे ऐसे देखकर आदर्श बोला, वैसे तुम्हें बहुत पता है कि बच्चे कब जागते हैं और कब सोते हैं। बोलते हुए वो अंश को देखने लगता है। इस पर नियति बोली, बच्चे तो सारे ही एक जैसे होते हैं ना। बोलते हुए वो भी अंश को देखने लगती हैं और उसे देखकर मुस्कुरा देती हैं। वही पेट भरने के बाद अंश नियति के साथ खेलने लगता है और आदर्श वहीं पर बैठा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ परी को एक बहुत ही डराने वाला सपना आता है, जिसमें एक औरत उसे काफी ज्यादा मार रही होती है और उससे घर के सारे कामों को भी करवा रही होती है, साथ ही उसे कुछ खाने को भी नहीं देती हैं। ये देखकर परी जोर से चिल्लाकर उठी, मम्मा। परी का चेहरा पूरी तरह पसीने से भीग चुका होता है। वो उस बड़े से कमरे को देखती है जहां पर उसके अलावा कोई और भी नहीं होता है, जिसे देखकर वो उदास हो जाती हैं और बोली, मम्मा क्यों आप मुझे छोड़कर चली गई? मुझे आपकी याद आ रही है मम्मा, मुझे यहाँ पर कोई प्यार भी नहीं करता है। बोलते हुए वो रोने लगती हैं और उस बड़े से प्रिंसेस रूम को देखती है जहाँ पर सब कुछ उसके पास था सिवाय उसकी मम्मा के। यही सब सोचकर वो उदास हो जाती है। एपिसोड 48। अगली सुबह नियति की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती हैं घड़ी में पहले से ही 6:30 हो रहे हैं। ये देखकर वो हड़बड़ा जाती हैं और जल्दी से उठकर बेड पर ही बैठ जाती है और सोते हुए अंश और पीहू को देखती है, जिन्हें देखकर उसके फेस में एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो झुककर पीहू के माथे पर किस कर लेती हैं।
और अंश को देखकर बोली, शैतान पूरी रात खुद भी जागा और अपनी मम्मा को भी जगाया है, और अब देखो कितने आराम से सो रहा है। बोलकर वो मुस्कुरा देती है और झुककर अंश के माथे पर भी किस कर देती है, और अंश के आजू बाजू अच्छे से पिलो लगा देती है ताकि अंश गिर ना जाए। और पीहू और अंश के बीच भी 2-3 पिलो लगा देती हैं ताकि पीहू नींद में ही अंश के ऊपर अपने हाथ पैर ना रख दे। और दोनों को देखकर वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। और करीब 15 मिनट में ही वो जल्दी से नहाकर बाथरूम से बाहर निकल जाती हैं और अपने मांग में सिंदूर लगाकर जल्दी से रेडी होती हैं। और एक नजर सोते आदर्श को देखकर वो बाहर से निकल जाती है। नीचे जाकर वो सबसे पहले तो मंदिर में जाकर कान्हा जी की आरती करती है, जिसे सुनकर सारे लोग आज फिर से जाग जाते हैं। उसके बाद वो किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगती हैं। वही आदर्श जब अपनी गोद में अंश और साथ में पीहू को लिए नीचे आता है तो उनको नियति नीचे नहीं दिखती है। पीहू पूरे होल को देखती है पर उसे नियति कहीं नहीं दिखती है। ये देखकर पीहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोली, डेड मोम कहीं चली गई है, वो कहीं दिख नहीं रही। बोलते हुए वो रोने लगती हैं, जिसे देखकर आदर्श उसे शांत कराते हुए बोला, नहीं पीहू बेटा, आपकी मोम कहीं भी नहीं गई हैं, वो यही कहीं होगी, हम दोनों उन्हें ढूंढते हैं। बोलते हुए वो पीहू को शांत कराने की कोशिश करने लगता है, मगर पीहू फिर भी जोर से रोने लगती हैं और बोली, डेड मुझे मोम चाहिए, मुझे मोम लाकर दो। बोलते हुए वो रो पड़ती है और जैसे ही किचन में काम कर रही नियति और मिताली दोनों के कानों में पीहू के रोने की आवाज पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। तभी नियति जल्दी से किचन से निकलकर हॉल में आ जाती हैं और वो जैसे ही कुछ पीहू से बोलती उससे पहले ही पीहू की नजर नियति पर पड़ जाती है, जिसे देखकर पीहू दौड़कर नियति के पैरों से जाकर लिपट जाती हैं और रोते हुए बोली, मोम आप कहाँ चली गई थी? आपको पता भी है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। वही जब नियति पीहू की बात सुनती है और उसे ऐसे रोते देखती हैं तो उसका दिल पिघल जाता है और वो झुककर पीहू को अपने गले से लगा लेती हैं। फिर वो पीहू को खुद से अलग कर उसके आंसू पोंछकर बोली, नहीं पीहू बेटा, ऐसे रोते नहीं है, और मैं भला आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ, और आपके और इस परिवार के बिना है कि कौन मेरा अपना जो मैं आपको और इस परिवार को छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। मैं कभी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। बोलते हुए वो पीहू के आंसू से भरे दोनों गालों को चूम लेती हैं। वही नियति की बात सुनकर पीहू अपनी एक छोटी उंगली नियति के सामने कर बोली, पिंकी प्रॉमिस। पीहू की बात सुनकर नियति मुस्कुरा देती है और वो भी अपनी एक उंगली पीहू की उंगली से जोड़कर बोली, पिंकी प्रॉमिस बेटा, आपकी ये मोम आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएगी, और आप इस तरह इनसिक्योर होना बंद करो। बच्चा, जितना प्यार आप अपनी मोम से करते हो ठीक उसी तरह आपकी मम्मा भी आपसे उतना ही प्यार करती है, पर मम्मा को थोड़े से अपनी एक उंगली से दिखाते हुए काम भी तो होते हैं ना बेटा। इस पर पीहू हाँ मैं अपना सिर हिला देती हैं। इस पर नियति बोली, तो जब भी आपको आपकी मोम आपके पास या फिर आस पास ना दिखे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रोना, और आप तब समझ जाना कि आपकी मोम कोई काम कर रही हैं या घर में ही कहीं है, ठीक है? इस पर पीहू जोर से हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिसे देखकर नियति बोली, मेरा बच्चा तो बहुत ही समझदार है। बोलते हुए वो फिर से उसके गाल चूम लेती हैं। फिर पीहू को देखकर अपने सिर पर हाथ मारकर बोली, आपकी मोम के हाथों में तो आटा लगा था और देखो अब आपके गालों पर भी लग गया। बोलते हुए वो मुस्कुरा देती हैं। ये देखकर पीहू बोली, मोम मेरे गालों पर ही नहीं आपके बालों पर भी आटा लग गया। बोलते हुए वो हंसने लगती हैं, जिसे ऐसे हंसते हुए देखकर नियति की आंखें हल्की सी नम हो जाती है और वो कसकर पीहू को अपने गले लगा लेती हैं और बोली, मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, और आप भी मुझे छोड़कर कभी कहीं मत जाना वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। बोलते हुए उसकी आंखों से कुछ बूंदे आंसू की गिर जाती हैं, मगर वो जल्दी से उन्हें पोंछ लेती हैं। पर उसके आंसू पास ही खड़ी मिताली और आदर्श दोनों ही देख लेते हैं। तभी पीहू भी नियति को हग करके बोली, मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मोम, कभी नहीं जाऊंगी। बोलते हुए वो नियति के गालों पर किस कर लेती हैं। ये देखकर नियति उसे बोली, चलो मैं आपको रेडी कर देती हूँ, आपको स्कूल भी तो जाना है ना। इस पर पीहू बोली, ओके मोम। फिर वो दोनों वहां से जाने लगती हैं और नियति पीहू से बोली, आपको पता है
आपकी मोम ने आपके लिए आज क्या बनाया है? इस पर पीहू बोली, नहीं मोम, मुझे कैसे पता होगा। तो नियति बोली, मैंने आज आपके लिए आपकी पसंद की मावे की खीर बनाई है। जिसे सुनकर पीहू खुश होकर बोली, सच में मोम? तो नियति बोली, सच में बेटा। फिर वो दोनों रूम में चले जाते हैं और नीचे खड़े दोनों माँ बेटे उन दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुरा देते हैं और आदर्श अंश को अपनी मोम की गोद में देते हुए बोला, कैसी लड़की है मोम। नियति कल पूरी रात जागकर अंश का ध्यान रखी है और सुबह इतनी जल्दी उठकर नाश्ता भी बनाने लगी। बोलते हुए वो अंश को मिताली की गोद में दे देता है और आदर्श की बात सुनकर मिताली बोली, माँ ऐसी ही होती हैं बेटा, जो खुद जाकर भी अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं। जिसे सुनकर आदर्श मुस्कुरा देता है और अपने रूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। वही नियति भी पीहू को उसके रूम में ले जाकर रेडी कराने लगती हैं। दूसरी तरफ रोहन के घर में सुबह सुबह ही रोहन की मोम ने अपने घर पर कुछ लड़कियों को बुला रखा था ताकि परी उनमें से ही किसी लड़की को चुनकर पसंद करे और परी को उसकी ही पसंद की माँ मिल सके। और वो सारी ही लड़कियां बड़े और अच्छे घर की ही थी, जिस कारण परी उनमें से किसी को भी चुनकर अपनी माँ बना सकती थी और उससे रोहन और उसकी मोम को कोई भी दिक्कत नहीं थी। रोहन अपने साथ परी को हॉल में लेकर आता है जहाँ पर पहले से ही वो सारी लड़कियां बैठी होती हैं। परी उन सभी लड़कियों को देखकर रोहन से बोली, डेडी ये इतनी सारी आंटी कौन है और ये सब हमारे घर में क्या कर रही हैं? परी की बात सुनकर रोहन बोला, इन सभी आंटी को आपकी दादी ने घर बुलाया है ताकि आप अपने ही पसंद की आंटी को चूज करके उसे अपनी मोम बना सको। रोहन की बात सुनकर परी हैरान हो जाती हैं और उन सभी लड़कियों को देखने लगती हैं जिन्होंने बहुत ही सेक्सी से और छोटे कपड़े पहनी होती हैं और साथ ही उनके फेस में भी ढेर सारा मेकअप लगा होता है। ये देखकर परी अपना मुंह बनाकर बोली, क्या मैं अपने लिए अपने पसंद की मम्मा ला सकती हूँ? इस पर रोहन बोला, बिल्कुल, तुम अपनी पसंद की मम्मा चूज कर सकती हो। अपने डैडी की बात सुनकर परी उन सभी लड़कियों को देखने लगती हैं, तो एक लड़की जिसने एक वन पीस गाउन पहनी थी वो परी को देखकर बोली, हेलो परी बेटा, मैं शिखाओ प्रिया। बोलते हुए वो परी को अपने पास आने का इशारा करती हैं। ये देखकर परी उसे देखने लगती हैं। वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर होती हैं और उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कितनी रिच हो सकती हैं। परी उसे देखकर उसे देखने लगती हैं, तो और भी लड़कियां परी से बात कर उसे अपने पास बुलाने लगती हैं। ये देखकर परी उन सबको देखती हैं, तो सारी ही लड़कियां उसे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं और परी को समझ नहीं आता कि वो उनमें से किसे चुने। ये सोचकर वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो उन सबको देखकर बोली, मेरी मम्मा वही बनेगी जो मेरे कुछ सवालों का जवाब देगी। परी की बात सुनकर वो सारी लड़की मुस्कुराकर उसे ही देखने लगती हैं और अपने मन में सोची, एक 5 साल की लड़की आखिर सवाल ही क्या पूछेगी। ये सोचकर सारी लड़कियां हाँ में अपना सिर हिलाने लगती हैं। एपिसोड 49। आदर्श का घर। जब सारे लोग आकर नाश्ता करने बैठते हैं तो नियति सबको नाश्ता सर्व करती हैं और परी तो अपनी फेवरेट मावे की खीर देखकर खुश हो जाती हैं और उसे देखकर बोली, मोम जल्दी से मुझे खीर दे दो वरना मेरे डमी में चूहे डांस करेंगे। पीहू की बात सुनकर सारे लोग मुस्कुरा देते हैं और नियति पीहू की प्लेट में पहले खाना सर्व कर देती है और पीहू जल्दी से खीर देखकर उसे खाने लगती है। तो नियति बोली, आराम से पीहू बेटा, खीर गर्म है, आपका मुंह जल जाएगा। नियति की बात सुनकर पीहू हाँ में अपना सिर हिलाकर उसे फूंक कर खाने लगती हैं। वही आदर्श और मिताली को भी खाना सर्व करती हैं और वो भी बैठकर खाने लगती है। तो पीहू नियति को देखकर बोली, वो मोम आप तो कितनी टेस्टी खीर बनाती हो। बोलते हुए वो एक चम्मच खीर और खा लेती हैं। वही नियति उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं और मिताली भी बोली, हाँ नियति बेटा, तुम तो सच में काफी टेस्टी खाना बनाती हो। मिताली की बात सुनकर नियति बोली, माँ आपको पता है, जब मैं 14 साल की थी तभी से मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाना सिखा दिया था और जब भी मैं खाना बनाती थी तब मेरे घर में सारे लोग मेरे हाथ से बने खाना को खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते थे। और आपको पता है माँ, वैसे तो कॉलोनी की सभी औरतें मेरी शिकायत लेकर हमेशा माँ के पास जाया करती थी, मगर जब भी मैं कुछ नया बनाती थी तब पता नहीं कहाँ से उन्हें पता चल जाता था
और वो सभी मेरे घर मेरे हाथ का बना खाना खाने आ जाया करती थी। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उदास हो जाती है, जिसे ऐसे देखकर उन तीनों को ही बुरा लगता है। पीहू को भले ही कुछ समझ न आता हो, पर अपनी मोम की आंखों में आंसू देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं नियति की आंखों में आंसू देखकर आदर्श अपना एक हाथ नियति के हाथ में रख देता है। ये देखकर नियति अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर आदर्श को देखकर बोली, हम ठीक है आदर्श जी, इतने सालों में तो हमने कभी भी उन्हें याद नहीं किया, पर पता नहीं कैसे आज याद आ गई। बोलते हुए वो अपनी नजरें झुका लेती हैं। ये देखकर आदर्श उसके सामने पानी की गिलास कर देता है, जिसे देखकर नियति अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाकर उस पानी को पी लेती हैं। वही पीहू बोली, मोम क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही हो? क्या किसी ने आपको परेशान किया है? आप डैडी को बता देना। जिस किसी ने भी आपको परेशान किया होगा, डैड उन्हें पनिश करेंगे। पीहू की बात सुनकर नियति मुस्कुरा देती है और बोली, आपकी मोम को किसी ने परेशान नहीं किया बेटा, वो तो बस आंखों में कचरा चला गया था, वो अब निकल गया। इतना बोलकर वो पीहू के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा डाल देती हैं, जिसे पीहू मुस्कुरा कर खा लेती हैं। और नियति उसे बोली, आप अच्छे से स्कूल जाकर पढ़ाई करना, और जब आप घर आओगे तब आपके लिए एक सरप्राइज है। बोलकर वो मुस्कुरा देती हैं, जिसे देखकर पीहू बोली, कैसा सरप्राइज मोम? इस पर नियति बोली, वो तो आपको रात में ही पता चलेगा, थोड़ा सा वेट करो बस। इस पर पीहू बोली, ओके मोम। फिर सबका नाश्ता हो जाने के बाद मिताली नियति को अपने पास बुलाकर उसे एक बॉक्स देने लगती हैं, जिसे देखकर नियति मना करते हुए बोली, ये क्या है माँ? इस पर मिताली बोली, तुम्हारी पहली रसोई का नेक। मिताली की बात सुनकर नियति बोली, नहीं माँ, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। वैसे ही आपने पहले ही मुझे इतना कुछ दिया है और मुझे इसके अलावा अब कुछ भी नहीं चाहिए, इसे आप अपने ही पास रखिए। बोलते हुए वो मना कर देती हैं, तो मिताली उसे देते हुए बोली, पागल लड़की, माँ भी कहती है और माँ कुछ दे रही हैं तो उसे लेने से मना भी कर रही है, चुपचाप से इसे रख लो। और वैसे भी अगर माँ कुछ दे तो उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे उनका प्यार और आशीर्वाद समझकर रख लेना चाहिए। मिताली की बात सुनकर नियति अब उन्हें मना नहीं कर पाती हैं और उस बॉक्स को अपने पास रखकर वो मिताली के पैर छू लेती हैं, जिसे देखकर मिताली उसे अपने गले से लगा लेती हैं और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर देती हैं, जिसे देखकर नियति की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने आंसू पोंछकर बोली, आप सही बोली थी माँ, अगर भगवान हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं तो साथ ही बहुत कुछ अच्छा भी करते हैं। नियति की बात पर मिताली उसे खुद से दूर करके मुस्कुरा देती हैं। वही अब आदर्श भी अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर नियति के हाथ पर रख देता है, जिसे देखकर नियति हैरान होकर आदर्श को देखने लगती है। जब आदर्श नियति को ऐसे हैरान होकर खुद की तरफ देखते हुए पाता है, तो वो बोला, ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारा नेग है और हक भी, इसे अपने पास रखो। आदर्श की बात सुनकर नियति अपने होश में आती हैं और आदर्श को देखकर बोली, पर आदर्श जी, हमें ये नहीं चाहिए, हमारे पास पहले से ही सब कुछ है, और अगर कुछ लगा भी तो हम माँ से बोल देंगे, पर हम इसे नहीं ले सकते हैं। बोलते हुए वो उसे वो कार्ड को वापस करने लगती हैं। ये देखकर आदर्श बोला, तुम्हें अभी इसकी जरूरत नहीं है, पर कभी तो होगी ना, इसलिए इसे रख लो। नियति बोलते हुए वो उसे देखने लगता है। इस पर पीहू भी बोली, ओहो मोम, आप भी ना कितना सोचती हो, अब इसे रख भी लो। फिर अपने डैड को देखकर बोली, चले डैड, हमें देर हो रही है। इस पर आदर्श पीहू को देखकर बोला, हाँ चलो बेटा। फिर वो नियति और मिताली दोनों को बाय कर जाने लगते हैं। तभी नियति को कुछ ध्यान आता है। ये याद कर वो जल्दी से किचन में चली जाती है और वहां से एक लंच बॉक्स उठाकर दरवाजे की तरफ भागते हुए बोली, आदर्श जी रुको। नियति की बात सुनकर कार में बैठ रहा आदर्श रुक जाता है और वो नियति को देखने लगता है, जिसे देखकर नियति उसे बॉक्स देते हुए बोली, ये आपका लंच, इसे तो आप भूल ही गए। बोलते हुए वो उसे दे देती हैं। ये देखकर आदर्श वो बॉक्स लेते हुए बोला, वैसे तो लंच में बाहर का ही करता था, पर अब जब मेरी बीवी मुझे रोज इतने प्यार से बना कर देगी तो मैं रोज घर। एपिसोड 50। पीहू का स्कूल। जब पीहू स्कूल में जाती हैं
तब टीचर उसे देखकर बर्थडे विश करती हैं। जैसे ही टीचर पीहू को बर्थडे विश करती हैं, पीहू उन्हें हैरानी से देखने लगती हैं। जब टीचर पीहू का ऐसा हैरानी से भरा चेहरा देखती है, तो वो पीहू से बोली, क्या हुआ पीहू, आप इतनी हैरान क्यों हो? आज तो आपका बर्थडे है ना, तो फिर आप मेरे विश करने पर इतना चौंक क्यों गई? क्या आपको नहीं पता कि आपका आज बर्थडे है, या आपको घर में सारे लोग विश करना भूल गए? अपनी टीचर की बात सुनकर पीहू को अब समझ नहीं आता कि वो अपनी टीचर से क्या कहे, क्योंकि आज उसका बर्थडे है, ये बात तो वो खुद भी भूल गई थी। और साथ ही आज उसे सच में किसी ने विश भी नहीं किया था। पीहू को उसकी मोम का तो फिर भी समझ आ रहा था कि उन्हें नहीं पता होगा, पर उसके डैड और दादी दोनों भी पीहू को विश करना भूल गए। ये सोचकर वो उदास हो जाती हैं। मगर जब उसके सामने अपनी मोम का प्यारा सा चेहरा याद आता है, जिसे याद कर उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, और वो अपनी टीचर से बोली, नो टीचर, मुझे याद है कि आज मेरा बर्थडे है, पर मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों के लिए आए चॉकलेट लाना भूल गई। बोलते हुए वो उदास हो जाती हैं, जिसे देखकर टीचर बोली, कोई बात नहीं पीहू, आप आज चॉकलेट लाना भूल गई तो कोई बात नहीं, आप कल ले आना। टीचर की बात पर पीहू मुस्कुरा देती हैं। तभी पीहू के सारे फ्रेंड्स आकर पीहू को बर्थडे विश करते हैं, जिसके बदले में पीहू भी उन्हें मुस्कुरा कर थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ परी के कहने पर रोहन और नेहा दोनों ही मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाकर अपनी शादी रजिस्टर करवा कर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जिसे देखकर नेहा के फेस में एक अलग ही चमक होती है, और परी भी ये सोचकर खुश हो रही होती है कि अब उसके पास भी उसकी मम्मा होगी, इस बात से अनजान कि उसकी ये सटेप मोम कैसी होने वाली है, वो उसे प्यार देगी भी या नहीं। जब रोहन अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखता है, तो वो भी खुश हो जाता है, और परी को अपनी गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करके बोला, क्या अब तुम खुश हो? अब तो तुम्हें अपने डैड से कोई शिकायत नहीं है ना, अब आपके पास आपकी पसंद की मोम है। अपने डैड की बात सुनकर परी खुश होकर बोली, यस डैडी, परी खुश है क्योंकि उसके पास भी अब उसकी मम्मा है। फिर वो नेहा के तरफ अपनी दोनों बाहों को फैलाकर बोली, मम्मा मुझे गोदी ले लो। परी की बात सुनकर नेहा उसे मुस्कुराकर गोदी ले लेती हैं। तब रोहन उन दोनों को देखकर बोला, अब तुम दोनों साथ में एंजॉय करो, मैं ऑफिस जाता हूँ। इतना बोल वो परी के गालों पर किस कर चला जाता है। रोहन के बाहर से जाते ही नेहा परी को नीचे उतार कर बोली, परी चलो अब आप आपके रूम में जाकर खेलो, मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो अब मैं आराम करने रूम में जा रही हूँ, और मुझे अपना बैग भी तो अनपैक करना है। नेहा की बात सुनकर परी बोली, पर मम्मा मुझे तो आपके साथ खेलना है। परी की बात सुनकर नेहा बोली, परी आप मुझे मम्मा नहीं मोम बोलो, मम्मा आपको थोड़ा ओल्ड फैशन नहीं लगता है? नेहा की बात सुनकर परी बोली, पर मैं तो अपनी मम्मा को मम्मा ही बोलती थी। इस पर नेहा बोली, आप अपनी मम्मा को मम्मा बोलती थी, पर आप मुझे मोम बोलो, मोम ज्यादा बेटर है। नेहा की बात पर परी कुछ सोचकर बोली, ओके मोम, क्या अब हम खेले? परी की बात सुनकर नेहा बोली, ओके, क्या तुम्हें मोबाइल पर गेम खेलना पसंद है? नेहा की बात सुनकर परी खुश होकर बोली, हाँ मुझे तो गेम खेलना बहुत पसंद है। इस पर नेहा अपना मोबाइल परी को देकर बोली, तो ठीक है, चलो तुम मोबाइल में गेम खेलो, तब तक मैं अपना सारा सामान आपके डैड के रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। नेहा की बात सुनकर परी खुश होकर बोली, ओके मोम, और वो मोबाइल लेकर उसमें गेम खेलने लगती हैं। वहीं नेहा कुछ मैथ्स को देखकर उन्हें अपने सारे बैग्स रोहन के रूम में ले जाने को बोल देती हैं, और वो खुद उस बड़े से आलीशान घर को देखकर खुश हो जाती हैं। साथ ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। आदर्श का घर नियति अंश को सुलाने के बाद मिताली के रूम में जाती हैं, जहां पर मिताली किसी बुक को पढ़ रही होती हैं। नियति उनके रूम का डोर नोक कर बोली, माँ क्या मैं अंदर आ जाऊं? नियति की आवाज सुनकर मिताली उसे दकर बोली, अरे नियति बेटा, तुम पूछ क्यों रही हो? तुम अंदर आ जाओ। मिताली की बात सुनकर नियति अंदर आकर मिताली के पास ही बैठ जाती हैं, और उन्हें देख बोली, माँ मुझे ना कुछ सामान चाहिए, मुझे पीहू के लिए उसका फेवरेट केक बनाना है, और घर को भी अच्छे से डेकोरेट करना है। उसके लिए मुझे कुछ सामानों की जरूरत है। नियति की बात सुनकर मिताली मुस्कुराकर बोली, नियति बेटा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए
तुम उसकी एक लिस्ट बनाकर श्याम को दे दो, वो सारा सामान ला लेगा। इस पर नियति बोली ठीक है माँ। फिर वो कुछ सोचकर बोली पर माँ हम तो पीहू को सरप्राइज देने वाले हैं, मगर पीहू तो स्कूल से जल्दी आ जाएगी और वो घर आ जाएगी, तो हम उसे कैसे सरप्राइज देंगे। शाम के 7 बजे जब पीहू आदर्श के साथ घर आती है तो वो देखती है घर में पूरी से अंधेरा होता है, जिसे देखकर वो आदर्श से बोली डेड ये घर में आज इतना अंधेरा क्यों है, और बाकी सब कहाँ पर है। मोम, दादी और अंश कोई भी हमें नहीं दिख रहा है। पीहू की बात सुनकर आदर्श बोला पता नहीं बेटा सब कहाँ है और आज ये इतना अंधेरा क्यों है। बोलते हुए वो पीहू को अपने साथ अंदर लेकर आता है। जैसे ही पीहू घर के अंदर आती हैं, वैसे ही बहा के सारे लाइट ऑन हो जाते हैं। जैसे ही सारे लाइट ऑन होते हैं, पीहू तो बहा के नजारे को देखकर ही हैरान हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ी बाली मुस्कान आ जाती है। तभी पीहू के कानों में नियति, आदर्श और मिताली तीनों की आवाज आती है। वो तीनों मिलकर एक साथ ही हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पीहू, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलकर तालियां बजाने लगते हैं, जिसे देखकर पीहू के फेस में बड़ी बाली मुस्कान आ जाती है और वो भागकर नियति के पास जाती हैं, जिसे अपने पास आते देखकर नियति भी अपने घुटनों के बल बैठकर अपनी दोनों बाहों को फैला देती हैं और पीहू नियति के गले लगकर बोली मोम क्या आपको पता था कि आज मेरा जन्मदिन है। पीहू की बात सुनकर नियति उसे खुद से अलग कर उसके माथे और दोनों गालों पर किस कर बोली हाँ हमें पता था बेटा, पर हमने आपको सुबह ही विश इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके लिए ये सरप्राइज था। अपनी मोम की बात सुनकर पीहू खुश होकर बोली मोम आपको पता है मेरे लिए मेरा ये बर्थडे सबसे खास बर्थडे है, क्योंकि मेरे इस बर्थडे में आप मेरे साथ हो और यही मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, क्योंकि मेरी मोम मेरे पास है। बोलते हुए वो भी नियति के गालों पर किस कर देती हैं, जिसे देखकर मिताली नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली देख रहे हो आदर्श बेटा, जब से पीहू को उसकी मोम मिली है तब से पीहू तो हमें भूल ही गई है, तभी तो हमारे विश करने पर भी वो हमारे पास नहीं आई। बोलते हुए वो अपना मुंह किसी बच्चे की तरह फुला लेती हैं, जिन्हें ऐसे देखकर पीहू को हंसी आ जाती है। दूसरी तरफ नेहा एक सेक्सी सा नाइट गाउन पहनकर रोहन के आने का वेट कर रही होती हैं। तभी परी नेहा के पास आकर बोली मोम मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए खाना बना सकती हो। परी की बात सुनकर नेहा बोली पर परी अगर आपको भूख लगी है तो आप मेड को भी तो बोल सकती हो ना, वो आपके लिए डिनर बना देगी। नेहा की बात सुनकर परी बोली नहीं मुझे मेड के हाथों से बना खाना नहीं खाना है, मुझे आपके हाथों से बना खाना खाना है, तो अब आप चलो और मेरे लिए खाना बनाओ। बोलकर वो नेहा को अपने साथ ले जाने लगती हैं। ये देखकर नेहा बोली अरे रुको परी मुझे चेंज तो करने दो फिर चलती हूँ। इतना बोलकर वो परी से अपना हाथ छुड़ाकर अपने कपड़े लिए चेंज करने चली जाती है। 10 मिनट बाद परी डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना बनने का इंतजार कर रही होती हैं और उसकी दादी भी सोफे पर ही बैठकर एक मैगजीन पढ़ रही होती हैं। साथ ही नेहा किचन में जाकर वहां पर सारे सामानों को घूर कर देख रही होती हैं और बोली ये लड़की भी ना कौन इसे देखकर बोलेगा कि ये कोई 5 साल की छोटी बच्ची है, इसने तो सुबह से ही मेरा दिमाग खराब करके रखा है। कहा मैं अपनी वेडिंग नाइट के सपने देख रही थी और कहा अब मुझे यहाँ पर खाना बनाना पड़ रहा है। ये बोलकर वो अपने मोबाइल में उसे जो बनाना होता है उसकी वीडियो लगाकर सारे सामानों को जमा कर वीडियो के हिसाब से खाना बनाने लगती हैं। दूसरी तरफ जब पीहू और नियति दोनों ही रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे उतरती है और सोफे पर बैठे आदर्श की नजर जैसे ही नियति पर पड़ती है, उसकी नजर बस नियति पर ही थम जाती है। नियति ने एक बहुत ही प्यारी लाल कलर की साड़ी पहनी होती है और उसके कमर तक आते बाल खुले होते हैं। नियति ने ना के बराबर ही मेकअप किया होता है, पर उसमें भी वो कमाल की लग रही होती हैं। जिसे ऐसे देख आदर्श कुछ देर तक बस बिना पलके झपकाए उसे ही देखने लगता है। उसका ध्यान तब हटता है जब उसे अपने हाथों पर दर्द महसूस होता है। वो जैसे ही अपने हाथ पर देखता है तो मिताली उसके हाथ पर चिमटी काट रही थी, जिससे वो अपने होश में आ जाता है। फिर वो सारे लोग मिलकर केक कट करते हैं। तब पीहू केक कट कर सबसे पहले नियति के सामने केक का एक पीस कर देती हैं, जिसे दकर नियति उस पीस को पीहू को ही खिला देती हैं।
और बोली हैप्पी बर्थडे माय एंजल, जिसे सुनकर पीहू खुश हो जाती है और सबको केक खिलाती है। तब आदर्श और मिताली दोनों ही पीहू को गिफ्ट्स देते हैं, जिन्हें वो लेकर टेबल पर रख देती हैं। तब नियति थोड़ा हिचकिचाकर अपने दोनों कानों को पकड़कर बोली, पीहू बेटा हमें माफ कर दो, हमारे पास आपको देने के लिए इस समय कोई भी तोहफा नहीं है। बोलते हुए वो उदास हो जाती हैं, जिसे देखकर पीहू नियति के पास जाकर उसके दोनों हाथों को नीचे कर बोली, मोम आपने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया, साथ ही आप मेरे पास हो, मुझे इसके अलावा और कोई भी तोहफा नहीं चाहिए। मेरे लिए तो दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट आप ही हो, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। पीहू की बात सुनकर नियति के फेस पर मुस्कान आ जाती है। इस पर मिताली बोली, वैसे पीहू आपको पता है, ये केक आपकी मोम ने स्पेशली आपके लिए बनाया है। अपनी दादी की बात सुनकर पीहू के फेस पर मुस्कान आ जाती हैं। तभी आदर्श नियति के सामने एक बॉक्स कर उसे देते हुए बोला, नियति ये तुम्हारे लिए। आदर्श की बात सुनकर नियति उसे हैरानी से देखने लगती हैं, तो आदर्श उसे उस बॉक्स को खोलने के लिए बोलता है। ये देखकर नियति उसे खोल देती हैं और उसमें मोबाइल फोन देखकर हैरान हो जाती हैं और आदर्श को देखकर बोली, आदर्श जी आप इसे हमें क्यों दे रहे हो, हमें तो इसकी जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर आदर्श बोला, ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है जो मैं तुम्हें देना भूल गया था। जिसे सुनकर नियति कुछ नहीं बोलती हैं। इस पर आदर्श बोला, इसमें मोम, मेरा और घर का नंबर सेफ है। आदर्श की बात पर नियति हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। रोहन का घर जब नेहा खाना बनाकर परी को सर्व करती हैं, तो परी उस खाने को देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या है मोम। इस पर नेहा बोली, ये पास्ता है। परी बोलते हुए वो उसे खाने को बोलती हैं। ये देखकर परी सोचने लगती हैं कि नेहा ही उसे खिलाएगी, मगर नेहा तो अपने मोबाइल को चलाने लगती हैं। ये देखकर परी का मुंह बन जाता है और वो उस पास्ते को देखकर जैसे ही अपने मुंह में एक बाइट रखती हैं, वैसे ही वो उस निवाले को उगल देती हैं और पानी पानी करने लगती हैं। ये देखकर उसकी दादी उसके पास आकर उसे पानी देकर बोली, क्या हुआ परी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। परी उस पानी को पूरा पीकर बोली, दादी इसमें बहुत सारी मिर्च है। बोलते हुए वो हांफने लगती हैं। वहीं नेहा डर जाती है। जब उसकी दादी उस पास्ते का एक बाइट खुद खा कर देखती हैं, तो वो भी उसे उगल कर पानी पीने लगती हैं और नेहा को देखकर बोली, ये क्या है नेहा, तुम इसे पास्ता बोल रही हो, ये तो किसी जानवर के खाने के भी लायक नहीं है और तुम इसे परी को खाने के लिए बोल रही हो। अपनी सास की बात सुनकर नेहा डर जाती हैं और बोली, मोम मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बनाई जैसे वीडियो में बोला था, पर पता नहीं कैसे ये बिगड़ गया। उसकी बात सुनकर परी गुस्सा होकर बोली, क्या आपको खाना बनाना नहीं आता है। इस पर नेहा ना में अपना सिर हिला देती हैं, जिसे देखकर परी को नेहा पर गुस्सा आ जाता है। प्लीज दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।